हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर विपिन। आज मैं आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप अपडेट लेकर आया हूं, जिसमें आपको बिना परीक्षा दिए 1,25,000 तक की स्कॉलरशिप पाने का अवसर प्राप्त होता है, जिसका नाम है पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप योजना। जिसमें ना कोई परीक्षा होगी आपकी, ओनली मेरिट लिस्ट के आधार पर आपके चयन प्रक्रिया संभवतः हो जाएगी। चलिए फिर बढ़ते हैं और इसमें लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और नियम शर्तें क्या क्या आपके पास होने चाहिए उसे हम बताते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्कॉलरशिप पीएमएसएसवी योजना की पात्रता और नियम। पात्रता जो है एलिजिबिलिटी इस स्कॉलरशिप की है, जो आप केवल भारतीय नागरिक होने चाहिए। केवल भारतीय नागरिक ही इसे आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य में हो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। आप ओनली भारतीय स्टूडेंट होने चाहिए। और सामाजिक श्रेणी, आप अगर जनरल से आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओनली ओबीसी, एससी, ईबीएससी, डीएनटी यही सब छात्र अप्लाई कर सकते हैं जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं। और कक्षा की बात करें तो अगर आप इस समय 9वीं कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं या फिर आपने 10th पास आउट करके 11th क्लास में एडमिशन लिया है, तभी आप स्कॉलर के लिए एलिजिबल हैं। अन्यथा की स्थिति में आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आय सीमा, जो आपके अभिभावक की आय सीमा होनी चाहिए वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। वैसे तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 42,000 रुपये ही आय सीमा होती है और शहरी क्षेत्रों में 56,000 तक होती है। यदि आपके अभिभावक किसी सरकारी सर्विस कर रहे हैं तब भी आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो आप 8वीं और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो। और बेहतर होगा कि अगर आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आप मेरिट में सिलेक्ट हो जाएंगे। और आयु सीमा की बात करें तो कक्षा 9 के लिए आपका जो जन्म तिथि होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 के बीच होना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2010 के भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और कक्षा 11 के लिए जन्म तिथि जो है वो 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका जन्म मान लीजिए कि 31 मार्च 2004 है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे। और नियम और शर्तें जो हैं, वैसे तो सभी छात्र जो हैं लगभग 2009 तक रही रहते हैं, सन 2009 तक। और नियम और शर्तें जो हैं इसकी, कुछ छात्र को मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी। जैसे कि जो ट्यूशन फीस वगैरह दी जाती है वो छात्रों को नियमित पढ़ाई के लिए ही दी जाती है, तो इसके आधार पर उन्हें पढ़ाई करनी होती है नियमित। आप फॉर्म भरकर 11वीं में नहीं पढ़ सकते हैं, आपको नियमित स्कूल जाना है। डे स्कॉलर आप होने चाहिए। और छात्र को मान्यता प्राप्त स्कूल में, आप किसी फेक स्कूल में नहीं पढ़ते। वैसे आप प्राइवेट स्कूल के छात्र हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसमें कोई सरकारी या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल की कोई नहीं है कि आप सरकारी स्कूल के ही हों, ऐसी कोई भी नियम और शर्त नहीं है। और छात्रवृत्ति की राशि जो है वो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपके सक्रिय बैंक खाते में भेज दी जाएगी, जो कि बहुत आसानी से आपकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक छात्र को एक समय में केवल एक ही केंद्रीय राज्य छात्रवृत्ति मिलेगी। जैसे कि अगर आप केंद्र छात्रवृत्ति में हो गए हैं एलिजिबल, जो पीएमएसएसवी स्कॉलरशिप है, एक केंद्र छात्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। अगर आप केंद्रीय छात्रवृत्ति में एलिजिबल हो गए हैं तो आपको राज्य छात्रवृत्ति जो मिलेगी
जो आपको ये आपके विद्यालय से अवगत कराई जाती है, यह छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी, केंद्र वाली मिलेगी। हाँ कि आपको अगर 9th में है तो 75,000, 9th में हैं तो आपको 75,000 तक की स्कॉलरशिप, और अगर आप 11th में हैं तो 1,25,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि राज्य स्कॉलरशिप से बहुत ही ज़्यादा है। राज्य छात्रवृत्ति में होता क्या है कि लगभग 3,000 तक की स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि छात्र ने गलत जानकारी दी है तो छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी और राशि वापस लेनी पड़ सकती है। इसीलिए आप अगर मेरिट में मान लीजिए PMSSB वाले मेरिट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। और योजना केवल फुल टाइम पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल द्वारा तय न्यूनतम अंकों से कम होने पर छात्रवृत्ति रद्द हो सकती है। इस स्कूल जैसे 60% मार्क्स इसके लिए आवश्यक होता है। आपने 60% अगर मार्क्स किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। योजना केवल फुल टाइम पढ़ाई वाले छात्रों के लिए या डिस्टेंस लर्निंग के लिए नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप नियमित स्कूल में पढ़ाई करते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये अवगत करा दिया था कि आप नियमित स्कूल में पढ़ते हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। और दस्तावेज मूल और वैध होने चाहिए, नकली या फर्जी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जो आपके दस्तावेज होने चाहिए वो ओरिजिनल होने चाहिए, वैसे सबके होते हैं ओरिजिनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। PMSSB योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ हैं, इस पर चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें लाभ क्या मिलेगा। लाभ आपको सबसे पहले तो छात्रवृत्ति है जो आपको दी जाएगी कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए। आप अगर 9th में हैं, आपने 9th में इसका फॉर्म फिल किया है तो आपको 9वीं और 10वीं के लिए 75,000 प्रतिवर्ष, मतलब दोनों 9वीं में भी 75,000 रुपये और 10वीं में भी 75,000 तक रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर आप 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तब भी आपको प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये, मतलब अगर आप 11वीं में हैं तो 1,25,000, उसके बाद जब आप 12वीं में जाएंगे तब भी आपको 1,25,000 रुपये तक स्कॉलरशिप आपके बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो। शिक्षा में आर्थिक मदद, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक गतिविधि, ये जो आपको फीस स्कॉलरशिप दी जाती है ये इसके लिए इसी को पूर्ण करने के उद्देश्य से दी जाती है, जिससे आप आसानी से अपना अध्यापन कर सकें। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में छूट, जैसे कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो गई हैं। अगर आप 12th के बाद किसी भी परीक्षा में फॉर्म अपना फिल करते हैं तो इसमें आपको अच्छी खासी छूट मिल सकती है। समान अवसर, OBC, EBC, DNT श्रेणी के योग्य और मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा पाने में सहायता। इसमें आप जनरल वाले जो जैसे तिवारी हो गए, ये सब ठाकुर, सिंह, पंडित, ये सब लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ OBC श्रेणी और EBC, DNT जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और भी OBC, EBC, DNT के ही वर्ग के ही छात्र पात्र होंगे। पारदर्शी प्रक्रिया, आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और DBT से भुगतान, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका जो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक ही फॉर्म फिल करेंगे जिससे आपका पूर्ण जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। PMSSB के लिए आवश्यक दस्तावेज है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या लगने वाला है आपका। पहचान और संपर्क जानकारी, जैसे पहचान के लिए आपके आधार कार्ड आवश्यक है और पते के लिए आधार कार्ड आपका लगने वाला है।
और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पंजीकरण और संवाद के लिए प्रयोग होता है। शैक्षिक योग्यता शिक्षा प्रमाण पत्र, जो आपकी मार्कशीट है, आपकी टीसी नहीं लगने वाली है इसमें, आप ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी मार्कशीट लगने वाली है क्योंकि उसी से आपका मेरिट तय की जाएगी। तो आपका 8वीं या 10वीं का प्रमाण पत्र आवश्यक है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं। आर्थिक स्थिति संबंधी दस्तावेज आय प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 2.5 लाख से, जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये लगभग सभी की कम होती है, जो सरकारी सर्विस वाले होते हैं उनके ही अधिक होती है। बैंक खाता विवरण, ये तो आपको बाद में भी आप करवा सकते हैं। आप अपने आधार से बैंक खाते को सीडिंग करवा लीजिएगा, ये तो आपने करवा ही लिया होगा। सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र आपके लिए ज़रूरी होगा, इसको जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी में किसी श्रेणी का प्रमाण पत्र जरूरी। निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो देना हो। निवास प्रमाण पत्र भी लगभग लगता ही है, इसलिए आप लोग बनवा ही लीजिए पहले से, भरोसे मत बैठिए। और विशेष परिस्थिति संबंधित दस्तावेज, जैसे आप लोग कोई डिसेबल है तो उसको अतिरिक्त छूट भी मिलती है, बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है। तो इसलिए आप विकलांग हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये भी आप रखे रहिएगा, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2025 होने वाली है। हालांकि ये तिथि अपडेट भी की जाती है, इसलिए अभी से आप प्रयास कीजिए कि आप अपना आय जात निवास जो आपका नहीं बना हो वो बनवा लीजिए जल्द से जल्द, जिससे आप 31 अगस्त के पहले आवेदन कर सकें। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में अगर डेट बढ़ती है तो आप कर सकते हैं आवेदन। आवेदन किया कहाँ से जाएगा? आवेदन जो किया जाएगा वो NSP पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके लिए मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है या फिर खोजने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कल हमारा आज़ादी का महोत्सव होने वाला है, उसे आप लोग खुशी से सेलिब्रेट कीजिएगा हमारे साथ। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रोग्राम कीजिएगा अपने विद्यालयों में, जिससे हमें जनाई पड़े कि हाँ भाई हमारा आज़ादी का महोत्सव आ गया है। चलिए फिर इसी पर हम अपनी वार्तालाप समाप्त करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि या फिर समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मैं उसे सुधार सकूं और आने वाले वीडियो में उसे मैं विस्तार से आपको समझा सकूं। नहीं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, कि कोई समस्या नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए फिर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए वो आप 8वीं और 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, और बेहतर होगा कि अगर आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, जिससे आप मेरिट में सिलेक्ट हो जाएंगे। और आयु सीमा की बात करें तो कक्षा 9 के लिए आपका जो जन्म तिथि होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 के बीच होना चाहिए। अगर आप 1 अप्रैल 2010 के भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो कक्षा 11 के लिए जन्म तिथि जो है वो 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका जन्म मान लीजिए कि 31 मार्च 2004 है तो आप इसके लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं होंगे। और नियम और शर्तें जो हैं, वैसे तो सभी छात्र जो हैं लगभग 2009 तक रही रहते हैं, सन 2009 तक। और नियम और शर्तें जो हैं इसकी, कुछ छात्र को मान्यता प्राप्त स्कूल में नियमित रूप से पढ़ाई करनी होगी, जैसे कि जो ट्यूशन फीस वगैरह दी जाती है वो छात्रों को नियमित पढ़ाई के लिए ही दी जाती है।
तो इसके आधार पर उन्हें पढ़ाई करनी होती है नियमित। आप फॉर्म भरकर 11वीं में नहीं पढ़ सकते हैं, आपको नियमित स्कूल जाना है। डे स्कॉलर आप होने चाहिए और छात्र को मान्यता प्राप्त स्कूल में। आप किसी फेक या स्कूल में नहीं पढ़ते। वैसे आप प्राइवेट स्कूल के छात्र हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसमें कोई सरकारी या फिर गवर्नमेंट एडेड स्कूल की कोई नहीं है कि आप सरकारी स्कूल के ही हों, ऐसी कोई भी नियम और शर्त नहीं है। और छात्रवृत्ति की राशि जो है वो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपके सक्रिय बैंक खाते में भेज दी जाएगी, जो कि बहुत आसानी से आपकी छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में आ जाएगी। उसके लिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक छात्र को एक समय में केवल एक ही केंद्रीय राज्य छात्रवृत्ति मिलेगी। जैसे कि अगर आप केंद्र छात्रवृत्ति में हो गए हैं एलिजिबल, जो PM यशस्वी स्कॉलरशिप है, एक केंद्र छात्रवृत्ति के अंतर्गत आती है। अगर आप केंद्रीय छात्रवृत्ति में एलिजिबल हो गए हैं तो आपको राज्य छात्रवृत्ति जो मिलेगी, जो आपको ये आपके विद्यालय से अवगत कराई जाती है, यह छात्रवृत्ति आपको नहीं मिलेगी, केंद्र वाली मिलेगी। हाँ कि आपको अगर 9th में है तो 75,000, 9th में हैं तो आपको 75,000 तक की स्कॉलरशिप, और अगर आप 11th में हैं तो 1,25,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो कि राज्य स्कॉलरशिप से बहुत ही ज़्यादा है। राज्य छात्रवृत्ति में होता क्या है कि लगभग 3,000 तक की स्कॉलरशिप्स आती हैं। तो यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि छात्र ने गलत जानकारी दी है तो छात्रवृत्ति रद्द कर दी जाएगी और राशि वापस लेनी पड़ सकती है। इसीलिए आप अगर मेरिट में, मान लीजिए PMSC वाले मेरिट में सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको फिर राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। और योजना केवल फुल टाइम पढ़ने वाले छात्रों और स्कूल द्वारा तय न्यूनतम अंकों से कम होने पर छात्रवृत्ति रद्द हो सकती है। इस स्कूल जैसे 60% मार्क्स इसके लिए आवश्यक होता है। आपने 60% अगर मार्क्स किया है तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं। योजना केवल फुल टाइम पढ़ाई वाले छात्रों के लिए या डिस्टेंस लर्निंग के लिए नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप नियमित स्कूल में पढ़ाई करते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये अवगत करा दिया था कि आप नियमित स्कूल में पढ़ते हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। और दस्तावेज मूल और वैध होने चाहिए। नकली या फर्जी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जो आपके दस्तावेज होने चाहिए वो ओरिजिनल होने चाहिए। वैसे सबके होते हैं ओरिजिनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। PM यशस्वी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ हैं, इस पर चलिए हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें लाभ क्या मिलेगा। लाभ आपको सबसे पहले तो छात्रवृत्ति है जो आपको दी जाएगी कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए। आप अगर 9th में हैं, आपने 9th में इसका फॉर्म फिल किया है, तो आपको 9वीं और 10वीं के लिए 75,000 प्रतिवर्ष, मतलब दोनों 9वीं में भी 75,000 रुपये और 10वीं में भी 75,000 तक रुपये आपको प्रदान किए जाएंगे। अगर आप 11वीं या 12वीं के छात्र हैं तब भी आपको प्रतिवर्ष 1,25,000 रुपये, मतलब अगर आप 11वीं में हैं तो 1,25,000, उसके बाद जब आप 12वीं में जाएंगे तब भी आपको 1,25,000 रुपये तक स्कॉलरशिप आपके बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो। शिक्षा में आर्थिक मदद, ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षिक गतिविधि, ये जो आपको फीस स्कॉलरशिप दी जाती है, ये इसके लिए इसी को पूर्ण करने के उद्देश्य से दी जाती है, जिससे आप आसानी से अपना अध्यापन कर सकें। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में छूट, जैसे कि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हो गई हैं। अगर आप 12th के बाद किसी भी परीक्षा में फॉर्म अपना फिल करते हैं तो उसमें आपको अच्छी खासी छूट मिल सकती है। समान अवसर
ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी श्रेणी के योग्य और मेधावी छात्रों को अच्छी शिक्षा पाने में सहायता। इसमें आप जनरल वाले जो जैसे तिवारी हो गए, ये सब ठाकुर, सिंह, पंडित, ये सब लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ ओबीसी श्रेणी और ईबीसी, डीएनटी जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं और भी ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी के ही वर्ग के ही छात्र पात्र होंगे। पारदर्शी प्रक्रिया। आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन और डीबीटी से भुगतान, जिससे बिचौलियों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसका जो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक ही फॉर्म फिल करेंगे, जिससे आपका पूर्ण जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होगा वो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पीएमएसएसवाई के लिए आवश्यक दस्तावेज, जो आवश्यक दस्तावेज है इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि क्या क्या लगने वाला है आपका। पहचान और संपर्क जानकारी। जैसे पहचान के लिए आपके आधार कार्ड आवश्यक है और पते के लिए आधार कार्ड आपका लगने वाला है, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पंजीकरण और संवाद के लिए प्रयोग होता है। शैक्षिक योग्यता, शिक्षा प्रमाण पत्र, जो आपकी मार्कशीट है, आपकी टीसी नहीं लगने वाली है, इसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, इसमें आपकी मार्कशीट लगने वाली है, क्योंकि उसी से आपकी मेरिट तय की जाएगी। तो आपका 8वीं या 10वीं का प्रमाण पत्र आवश्यक है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण किए हैं। आर्थिक स्थिति संबंधी दस्तावेज, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो 2.5 लाख से, जिसकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ये लगभग सभी की कम होती है, जो सरकारी सर्विस वाले होते हैं उनके ही अधिक होती है। बैंक खाता विवरण, ये तो आपको बाद में भी आप करवा सकते हैं। आप अपने आधार से बैंक खाते को सीडिंग करवा लीजिएगा, ये तो आपने करवा ही लिया होगा। सामाजिक श्रेणी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आपके लिए ज़रूरी होगा, इसको जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी में किसी श्रेणी का प्रमाण पत्र जरूरी। निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो देना हो। निवास प्रमाण पत्र भी लगभग लगता ही है, तो इसलिए आप लोग बनवा ही लीजिए पहले से, भरोसे मत बैठिए। और विशेष परिस्थिति संबंधित दस्तावेज, जैसे आप लोग कोई डिसेबल है तो उसको अतिरिक्त छूट भी मिलती है, बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है। तो इसलिए आप विकलांग हैं, अगर आप डिसेबल हैं तो विकलांगता प्रमाण पत्र भी आवश्यक है। और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये भी आप रखे रहिएगा, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2025 होने वाली है। हालांकि ये तिथि अपडेट भी की जाती है, इसलिए अभी से आप प्रयास कीजिए कि आप अपना आय, जाति, निवास जो आपका नहीं बना हो वो बनवा लीजिए जल्द से जल्द, जिससे आप 31 अगस्त के पहले आवेदन कर सकें। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में अगर डेट बढ़ती है तो आप कर सकते हैं आवेदन। आवेदन किया कहाँ से जाएगा? आवेदन जो किया जाएगा वो एनएसपी पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके लिए मैं विस्तार से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है या फिर खोजने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको कल हमारा आज़ादी का महोत्सव होने वाला है, उसे आप लोग खुशी से सेलिब्रेट कीजिएगा हमारे साथ। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रोग्राम कीजिएगा अपने विद्यालयों में, जिससे हमें जनाई पड़े कि हाँ भाई, हमारा आज़ादी का महोत्सव आ गया है। चलिए फिर इसी पर हम अपनी वार्तालाप समाप्त करते हैं। यदि किसी भी प्रकार की आपको त्रुटि या फिर समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मैं उसे सुधार सकूं और आने वाले वीडियो में उसे मैं विस्तार से आपको समझा सकूं। नहीं तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, कि कोई समस्या नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। चलिए फिर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।